हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स की एक्सरसाइज की। थ्योरीज की ऑलरेडी मैं आपको टोटल पढ़ा चुका था। आज हम कवर कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं और जो भी ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकते हैं मैंने सब इंक्लूड किए हैं। मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज जो हैं वो आपके सेकंड टर्म में नहीं आने, लेकिन मैंने केवल आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ब्लैंक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, गुड, बैड, पुअर, मॉडरेट, नन ऑफ देम। आपको क्या बताना है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर होते हैं, बैड या उसी को हम कह सकते हैं पुअर कंडक्टर, या मॉडरेट कंडक्टर होते हैं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो गुड बैड पुअर का मतलब तो आपको पता है। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि ना तो बहुत अच्छे होना चाहिए और ना ही बहुत बुरे, मतलब ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हो ना ही बहुत बुरे कंडक्टर्स होते हैं। मतलब बैड जो आपके पास यहाँ पे लिखा होगा ना, गुड और बैड, इनके बीच की कहानी है मॉडरेट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो मैं आपको इसको पहले आंसर बता दूं, तो आंसर यहाँ पे खैर लिखा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं इसका रीजन क्या है। बेटा हमारे पास मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहले हमारे पास बेटा जो होते हैं वो एक हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है, और दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो मैं आपको थ्योरी वाली क्लासेस में ये समझा चुका हूं कि जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं बेटा वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं वो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो है इनका जो बिहेवियर होता है जहां हम इनको ऐड करते हैं वाटर के साथ में वो अलग अलग होता है। क्या होता है, तो जो आपके पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के साथ यदि मैं वाटर को ऐड करता हूं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के साथ यदि मैं वाटर को ऐड करता हूं और उस यदि मैं वाटर को ऐड करता हूं, ठीक है, और उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हूं, तो ये क्या होता है, टूट जाता है। किसके टर्म में टूट जाता है, ये आयंस के टर्म में टूट जाता है। ठीक है, ये किसके टर्म में टूट जाता है, आयंस के टर्म में। कौन कौन सी आयंस यहाँ पे बनने वाली है, तो बेटा एक आपके पास बनेंगे यहाँ पे कैटायन और दूसरी हमारे पास यहाँ पे क्या बनकर आएगी, एनायन। तो आप ये देख रहे हो कि जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, आयनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, कैटायन एनायन। कैटायन का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है ऐसे आयन जिसमें चार्ज कौन सा होता है, प्लस, और एनायन का मतलब क्या होता है, ऐसे आयन जिसमें चार्ज कौन सा होता है, माइनस। तो मतलब आपके पास आयनिक कंपाउंड और वाटर को मिलकर एक सॉल्यूशन बन गया, जिस सॉल्यूशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन को बोलते हैं आयनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक सॉल्यूशन। और ये आयनिक सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है आयंस। ठीक है, अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आयनिक कंपाउंड से बनने वाला जो ये आयनिक सॉल्यूशन है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं चार्जेस। कौन से चार्जेस, आपका पॉजिटिव चार्ज या अपन कह सकते हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। और जब किसी चीज में चार्जेस होते हैं मतलब उसमें क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड के आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें प्लस और माइनस चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर कंडक्टिविटी जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा। मतलब अपन कहेंगे कि आयनिक सॉल्यूशन जो रहते हैं, जो आयनिक कंपाउंड रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, तो आप बोलोगे ये बेटा होते हैं गुड कंडक्टर। ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर। अब जब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स को जब मैं वाटर के साथ ऐड करता हूं तो ये इनका जो सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता मतलब ना तो वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही वहां पर क्या होगा, कोई नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो बिना चार्ज के हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे। ठीक है, बिना चार्ज के हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे, तो बिना चार्ज के हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। और जब इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं बना सकते तो ये कैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे फिर बैड कंडक्टर्स। क्या हो जाने, बैड कंडक्टर्स। तो आई थिंक मुझे समझ में, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात कि हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर्स होते हैं, तो बेटा ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए यार चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। आपसे कह रहे हैं कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, मतलब इनका कहना क्या है कि ये जो हमारे पास CO के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और CO2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो कौन सा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली ही आपका आंसर है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है कोल। तो कोल कहां से, कोल तो क्या होता है, कोल आपको पता है कि कोल एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। सॉलिड सब्सटेंस होता है तो एटमॉस्फेयर में कहां से आ गया। ठीक है, तो आपका जो कार्बन प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, किस गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कार्बन जो है वो, यदि हम बात कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट की, बेटा किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की। अर्थ क्रस्ट की यदि हम बात कर रहे हैं तो अर्थ क्रस्ट में तो ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो अर्थ क्रस्ट में हो सकता है कि आपका डायमंड के फॉर्म में हमें मिल जाए। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में हो सकता है कि हमें ग्रेफाइट के फॉर्म में मिल जाए। अर्थ क्रस्ट में हो सकता है कि हमें
फ्लोरेंस के फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, आपने पढ़े हैं ना, आपकी थ्योरी की क्लासेस में मैंने पढ़ा है कि आपके पास जो कार्बन जो होता है उसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो डायमंड होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फ्लोरेंस। तो आपको अर्थ क्रस्ट में तो इनमें से किसी फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन बेटा हम अर्थ क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की। किसकी बात कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर की। जब मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं तो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मिलेगा? गैस के फॉर्म में मिलेगा। और कौन सी गैस के फॉर्म में मिलेगा? CO2 के फॉर्म में मिलेगा। तो यदि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप आंसर क्या लगाने वाले? तो आप आंसर लगाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए यार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज ट्रू अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड। जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कौन सी बात सही लिखी हुई है? तो पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं किससे बनते हैं? तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वीक वन डायर फोर्स से बनते हैं। किससे बनते हैं? तो वीक वन डायर फोर्स से बनते हैं। जो ऑलमोस्ट आपके देखो यहाँ पे जो बात होगी ना वो किसी एक के लिए नहीं होगी, यहाँ पे जो बात होगी बेटा सबके लिए होगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास ये किससे बनते हैं? वीक बॉन्डिंग से बनते हैं। और यदि ये वीक बॉन्डिंग से बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि ना इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना, ना इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना। ठीक है, फिर आप देखो जरा जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जो बनते हैं वो किस बॉन्ड से बनते हैं? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से बनते हैं। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है? आर ऑलमोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे पास पानी पूरे तरीके से सॉल्युबल होते हैं। तो ये भी बात गलत है। अभी मैंने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, अपने आयंस के टर्म में टूट जाता है। लेकिन ये जो होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते। फिर हमारे पास क्या है? आर फाउंड बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आपसे कह रहे हैं ये जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, मतलब जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं ना, उन कोवेलेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज कर बना सकते हैं। ठीक है, मतलब यदि आपको कोवेलेंट कंपाउंड बनाना है तो इनका कहना यह है थर्ड पॉइंट में, कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए आप तभी कोवेलेंट कंपाउंड बना सकते हो जब आपके कुछ मेटल्स हो और कुछ क्या हो? नॉन मेटल। ठीक है, मतलब आपने कहा कि यदि हमें कोवेलेंट कंपाउंड बनाना है तो तभी बन सकता है जब आपके पास एक मेटल हो और दूसरा क्या हो? नॉन मेटल। तो नहीं भाई, ये कहानी गलत है। ये कहानी किसके केस में सही होती है? ये कहानी सही होती है आयनिक कंपाउंड के केस में। ठीक है, ये किसके केस में सही होती है? आयनिक कंपाउंड के केस में। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट क्या है? आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग एटम। ये एकदम सही है। ठीक है, आपको पता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं वो किस बॉन्ड से बनते हैं? तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें जरूरत होती है कोवेलेंट बॉन्ड की। किस बॉन्ड की जरूरत होती है हमें? कोवेलेंट बॉन्ड की। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनती है? तो आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो सारा सब कुछ अपनी थ्योरी में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? तो आपके पास जो सही है वो आपके पास है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन सही, मतलब फोर्थ ऑप्शन, आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग एटम्स। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस है वो किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास जो कार्बन होता है उसके 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आपके पास होता है डायमंड। सबसे पहले आपके पास क्या होता है बेटा? डायमंड। सेकंड वाला हमारे पास क्या होता है? तो सेकंड वाला हमारे पास था ग्रेफाइट। क्या था आपके पास? ग्रेफाइट। क्लियर है। और इसका थर्ड आपके पास क्या था? बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो आपसे वही पूछा गया यहाँ पे कि जो आपके पास बकमिंस्टर फ्लोरेंस है वो किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो आप बोलोगे ये किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है बेटा? कार्बन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड, सॉरी फॉर कार्बन कंपाउंड। जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सी बात सही है? तो पहली बात क्या लिखी हुई है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं फर्स्ट क्वेश्चन में कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते, तो ये नहीं हो सकता। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात इनकी सही है। ठीक है, ये बात अपनी सही है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कार्बन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ये बात भी एकदम सही है। फिर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये नहीं है सही। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ये देखो यार हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर लिखा होगा, आपने देख लिया कि हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो आपके पास, सॉरी ये वाला नहीं, थर्ड वाला। ठीक है, तो आपके पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है। तो आपका सेकंड फोर्थ लिखा हुआ है, सेकंड थर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाला आपका आंसर सही है। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपको यदि एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाना है बकमिंस्टर फ्लोरेंस की, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने चाहिए होंगे। तो मैंने आपको बोला था कि बकमिंस्टर फ्लोरेंस में जो सबसे स्टेबल और सबसे छोटा जो आपके पास जो आपके पास सबसे छोटा बकमिंस्टर फ्लोरेंस बनकर आता है वो कौन सा बनकर आता है बेटा? C60 बनकर आता है। कौन सा बनकर आता है? C60। तो आपको यदि बकमिंस्टर फ्लोरेंस बनाना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम कार्बन एटम जो आपको एक मिनट,
जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो कितने होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे बेटा 60। तो आपको यदि बकमिस्टर फ्लोरेंस बनाना है तो आपको 60 तो चाहिए या फिर 60 से प्लस। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पहला 30, दूसरा आपके पास है 60, तीसरा आपके पास है 90, फिर आपके पास क्या है 120। तो आप आंसर यहाँ पे क्या टिक करोगे, 60 टिक करोगे। क्या टिक करोगे, 60। यदि 60 प्लस भी लिखा होगा तो भी चलता, ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन 60 है तो आप बोलोगे 60, ठीक, क्लियर। तो आपको याद रखना है कि यदि आपको सबसे स्टेबल सबसे छोटा बकमिस्टर फ्लोरेंस बनाना है तो उसके लिए जो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। आपको ये बता रहे हैं कि इनमें से जो आपके पास इतने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो आमतौर पर कार्बन कंपाउंड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। पहला स्टेटमेंट, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके पास कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया उसी में ये चीज देख ली थी। आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बात एकदम सही है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल गलत बात है। फिर क्या, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ये एकदम सही बात है। मतलब कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट आपको सही दिख रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं, सेकंड स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बेटा, तो आपके पास सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है, देन आफ्टर आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, क्लियर। चलिए तो इसमें से देख लेते हैं फर्स्ट और नहीं, फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आपका सही है, कौन सा वाला, डी वाला, कौन सा, सेकंड और फोर्थ वाला आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक ऐसा एलोट्रोप चाहिए कार्बन का जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही गुड कंडक्टर हो। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने जो कार्बन का एलोट्रोप पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, डायमंड। तो डायमंड जो पढ़ा था उसमें बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग थी, मतलब आप कह सकते हो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट था। ये क्या था, तो ये आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, ये आपके पास क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्लियर। लेकिन यदि अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसा था, तो ये था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों था भाई बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और आपको पता है कि डायमंड के केस में सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं थे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इस वजह से कैसा था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका जो दूसरा आपने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था बेटा ग्रेफाइट। कौन सा पढ़ा था आपने, ग्रेफाइट। तो यदि हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या था, गुड कंडक्टर था, दोनों का ही। किस किस का था, तो आपको पता है गुड कंडक्टर था हीट का भी, और ये गुड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। तो आपके पास आंसर कौन सा हो जाना है, देख लेते हैं यहाँ, तो आपके पास ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि आपके पास जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है वो कौन सा एलोट्रोप है, तो वो है आपके पास ग्रेफाइट बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म। आपके पास जो डायमंड होता है उसमें हर एक कार्बन एटम, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर पता था ना, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, इसमें हर एक जो आपका, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो इससे एक बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो इससे दूसरी बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो इससे तीसरी बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो इससे फोर्थ बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपके पास डायमंड के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बॉन्ड एंगल्स वगैरह मैंने आपको पढ़ा है, कितना होता था, तो ये होता था 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। बॉन्ड लेंथ भी मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम टू फॉर्म। ये क्या बनाता है, तो स्ट्रक्चर का नाम बताना। तो क्या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, नहीं, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। फिर क्या कह रहे हैं, एकदम सही है, एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है कौन सा बनता है, 3 डायमेंशनल। नाम क्या होता है इसका, तो आपको पता है कि इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इसका नाम होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही है, क्लियर है। चलते हैं आगे, फिर हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए जरा, हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बन की। कार्बन को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के यदि हम एटॉमिक नंबर की बात करें, कार्बन के यदि हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। और जब यदि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कैसा होगा, तो पहले सेल में आ जाएंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले सेल में हमारे पास क्या आ जाने, तो पहले सेल में आ जाएंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे सेल में आपके पास क्या आ जाएंगे, तो दूसरे सेल में आपके पास आ जाने हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा बनता है ना इसका स्ट्रक्चर। ये आपके पास हो गया आपका न्यूक्लियस, ये आपकी फर्स्ट सेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें 2। और फिर आपके पास इसके बाद क्या होती है, सेकंड सेल, और सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, तो इसमें 1 2 3 एंड 4। तो आपसे ही पूछा जा रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको बता देना कि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स, यदि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, आपके पास क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले तो बात कर लें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो आपको पता है, थ्योरी में पढ़ा चुका हूं कि ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, किसकी बात हो रही है, ऐसे कंपाउंड जो किनसे मिलकर बने हो, जो आपके हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने हो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है उनके कंप्लीट कंबशन की, मतलब इनको हमें पूरे तरीके से क्या करना है, जलाना है। तो इनको पूरे तरीके से जलाने के बाद हमें जो मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली बर्न करते हो, कंप्लीटली कंबस्ट करते हो, तो उससे आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और आपको मिलता है वाटर। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि यदि आपको ये पता करना है कि किसी कंपाउंड के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर कार्बन प्रेजेंट है क्या, तो आप उस सब्सटेंस को जलाइए, जलाने के बाद देखिए यदि आपके पास जो गैस है वो CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो आप बोलोगे कि उस सब्सटेंस के अंदर कार्बन प्रेजेंट था। यदि CO2 गैस रिलीज नहीं हो रही, मतलब उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। और CO2 गैस का हम कैसे चेक करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि CO2 गैस को आप किससे पास कर दो, CO2 गैस को आप पास कर दिए लाइम वाटर से, ठीक है, नींबू पानी से आप उसको पास कर दीजिए, लाइम वाटर से आप उसको पास कर दिए। जैसे आप लाइम वाटर से उसको पास करेंगे तो लाइम वाटर जो रहेगा ना, उसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मिल्की नेचर का हो जाएगा। मतलब जैसे दूध होता है ना, यदि मिल्की नेचर का हो रहा है तो समझ जाइएगा कि जो गैस आपने लाइम वाटर से पास की थी वो गैस कौन सी, हमारी CO2 गैस है, ठीक है। तो कभी भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को पूरे तरीके से यदि जलाते हो तो उससे आपको जो प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं CO2 और वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, द बॉन्ड बिटवीन द टू आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एटम्स हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एटम्स, आपके पास दो एक जैसे नॉन मेटेलिक एटम्स हैं, हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे है, मतलब इनके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो मैं आपको बता दूं, कोई सा भी हो, सपोज करो आपने कहा कि हमारे पास एक यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। यदि मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो हमारे पास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है भाई साहब 8। कितना होता है, 8। मतलब इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को बैठ जाऊं, इसका मैं यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो इसके फर्स्ट सेल में आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में आने वाले 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखना जरा, तो आपके पास एक हो गया ऑक्सीजन का, ये आपको मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो केवल लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठवां, ठीक है। अच्छा, एक और हम ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं, उसके भी ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो कर दिए, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जरा देखते हैं, ठीक, तो ये देखना आप जरा, आपके पास ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट थी, तो इसको रिक्वायरमेंट थी 8 की, तो ये देखो 8 हो गया इसके, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला देखो तो उसको भी कितने की जरूरत थी, 8 की, तो इसके भी देखो 8 कंप्लीट हो गया, मतलब दोनों की ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आपके पास जो पहला ऑक्सीजन एटम था इसने भी कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, 2, ठीक है, कितने दिए थे, 2। और जो दूसरा आपके पास ऑक्सीजन एटम था इसने भी कितने दिए थे, 2। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास यदि 2 आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यदि इसने 2 किए हैं तो ये भी क्या करेगा, 2, इसने 3 किए होते तो ये भी क्या करता है, 3, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन क्या है, अनइक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम। आपसे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ एटम्स, जो आपके पास जो एटम्स है ना जो शेयरिंग कर रहे हैं, वो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं वो अनइक्वल शेयरिंग करेंगे, नहीं, ठीक है। फिर क्या है, ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम वन एटम टू अनदर, नहीं भाई ट्रांसफर तो होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर किसके केस में होता है, वो आपका आयनिक बॉन्ड के केस में होता है, ठीक है। अच्छा, वहां पे एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है तब होता है, क्लियर। फिर क्या है आपके पास विद आइडेंटिकल स्पिन, जिनके स्पिन रहेंगे वो आइडेंटिकल रहेंगे, जी नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम क्लास 11th में बात करेंगे। फिर क्या आपके पास, तो फिर आपके पास है बेटा इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, बिटवीन देम, मतलब आपके पास जो एटम्स होंगे उनमें जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल शेयरिंग होगी, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, द बॉन्ड बिटवीन द टू आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एटम्स, आपका दो एक जैसे नॉन मेटेलिक एटम्स हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, उन बॉन्डिंग के लिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, तो इक्वल शेयरिंग होगी, मतलब आपका पहला एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतना ही आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा, ठीक है। चलिए चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, हाइड्रोकार्बन मेनली किस किस चीज से बनते हैं, तो अभी बताया था मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में कि हाइड्रोकार्बन आप जब भी बना रहे हो तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक हमारे पास क्या होता है हाइड्रोजन, और दूसरा हमारे पास क्या होता है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो मेनली किस किस से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो जो ऑप्शन आपका हो सही कर दीजिए। तो आपका सही रहा ऑप्शन बी, इसमें आपको लिखा हुआ है हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स, सॉरी कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, विथ 4 यूनिवैलेंट एटम्स, एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है भाई। यहां पर बात क्या कर रहे हैं, तो बात ये कर रहे हैं कि कार्बन जो है वो क्या काम करता है, तो कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो उसने लिखा है कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट सेल में जो
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर कर किसके साथ में, यूनिवैलेंट एटम। यूनिवैलेंट एटम मतलब क्या, जिसके लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एक इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम कहते हैं यूनिवैलेंट एटम। एग्जांपल जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, जब वो 4 बॉन्ड्स बना लेता है, कार्बन अटेंड्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। तो कार्बन जो है वो इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊं। सपोज करो आपका, मैंने कहा ये कार्बन है, इसका एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका तीसरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका चौथा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं यूनिवैलेंट, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया हाइड्रोजन, तो आपके पास ये हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम हो गया, एक हाइड्रोजन में यहाँ पे ले लेता हूँ, उसका एक एटम ये हो गया आपके पास, एक हाइड्रोजन में यहाँ पे ले लेता हूँ तो उसका एक एटम हो गया, एक हाइड्रोजन में यहाँ पे ले लेता हूँ तो उसका भी एक एटम हो गया। ठीक है, अब देखिए रहा, तो कार्बन जो है वो क्या कर रहा है भाई, यदि कार्बन ने शेयरिंग करके यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनाई है तो आप ये देखो जरा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये आपके पास कार्बन के क्या हो गए, ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई होगी कौन सी, सिंगल बॉन्ड, अगेन ये सिंगल बॉन्ड, अगेन ये सिंगल बॉन्ड, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये बॉन्डिंग जो बन रही है कौन सी बॉन्ड कहलाएगी, तो बेटा ये आपके पास है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है आपके पास, कोवलेंट बॉन्ड। ये देखो आपका हाइड्रोजन जो है उसकी भी डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पर हाइड्रोजन की आपकी डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की डुप्लेट क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है, मतलब कार्बन के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कितने हो गए, तो कार्बन के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब जरा देखते हैं, तो अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया कि फर्स्ट सेल में इसके 2 और दूसरे सेल में कितने हो गए, 8। तो आपके पास ऐसा यहाँ पे जो भी एलिमेंट लिखा होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के लास्ट सेल में, मतलब हीलियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और 2 होते हैं तो किस सेल में आ जाते हैं, तो फर्स्ट सेल में ही आ जाते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, फिर हम नियोन की बात करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 10 होता है, तो फर्स्ट सेल में 2 और दूसरे में क्या होते हैं 8, मतलब इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपके पास कोई अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है वो हमेशा नोबल गैस का या इनर्ट गैस का करता है। उसी को आप नोबल गैस कहते हो, उसी को इनर्ट गैस कहते हो। जो लास्ट आपके पास ग्रुप होता है उस ग्रुप में आपकी सारी नोबल गैसेस होती हैं, उनकी ऑक्टेट होंगी तो ऑक्टेट कंप्लीट होंगी, डुप्लेट होंगी तो डुप्लेट कंप्लीट होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा, पहली, दे आर जनरली कोवेलेंट कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आमतौर पर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। सो आइसोमरेस, वो क्या करते हैं, अपने आइसोमर बनाते हैं। ऐसा आपको याद होगा ब्यूटेन का केस, ब्यूटेन में आपने देखा था ना कि आइसोमर्स बनते हैं, मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, तो उसको अपन कहते हैं आइसोमर। कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल नहीं। आपसे कह रहे हैं कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ये एकदम सही पॉइंट है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका जो आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एकदम हाई होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन से थे, तो कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म आपके पास थे बेटा डायमंड। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म कौन से थे, डायमंड। दूसरा आपके पास कौन सा था, तो दूसरा आपके पास था बेटा ग्रेफाइट, और तीसरा आपके पास क्या था, बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो इनमें से मतलब इनको छोड़ दो, तो इनके अलावा यदि कोई ऑप्शन होगा तो वो इसका एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होता। तो ये देखो जरा, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, फ्लोरेंस होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, द टर्म आइसोमर्स अप्लाइज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सेम। आपसे कह रहे हैं कि जो आपके पास ये आइसोमर्स टर्म है वो किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में अप्लाई होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में अप्लाई होता है उनमें क्या सेम होना चाहिए। तो अब भी मैंने आपसे बोला था कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर उनके कैसे हो जाएंगे अलग। ठीक है, आपसे कह रहे हैं जो टर्म आइसोमर है ना वो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अप्लाई होता है, तो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अप्लाई होता है, उनमें क्या चीज सेम होती है। ठीक है, आपका जो टर्म आइसोमर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अप्लाई होता है, लेकिन कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अप्लाई होता है, उनमें सेम क्या होता है। तो देखो जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एकदम सही है, पहली ऑप्शन आपका सही है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सही होता है, बट इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होता है, अलग अलग। मतलब इनका स्ट्रक्चर तो अलग अलग बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूले से मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है CH4। ठीक है, CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, तो ये इसका हो गया बेटा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये कहलाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो जो आपके पास आइसोमर्स होते हैं वो आपके पास जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक रुको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं इस बात को, यदि समझ नहीं आ रही, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आइसोमर ले लेते हैं। किसका आइसोमर ले लेते हैं, तो ब्यूटेन का आइसोमर ले लेते हैं। ठीक, देखिए रहा, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन जो हमारे पास होता है उसका आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H8। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है किसका, ब्यूटेन का, वो कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है C4H10। ठीक है, याद है ना आपको, मीथेन क्या होता था, C1H4,
ठीक है। फिर आपके पास इथेन क्या होता है तो C2H6, फिर आपके पास प्रोपेन क्या होता है तो C3H8 और आपका ब्यूटेन क्या हो जाएगा तो C4H10। ठीक है। अच्छा अब इसके हम बनाते हैं, क्या बनाना है हम इसको, हमें इसके आइसोमर्स बनाते हैं हम इसका आइसोमर। ठीक है। तो देखो बेटा पहला आइसोमर इसका, तो इसका फर्स्ट आइसोमर होगा वो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट आइसोमर जो इसका होगा वो आपके पास हो जाएगा, ये देखो सी 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 एंड सी, ये आपका चला गया सीधा स्ट्रेट। सेकंड आइसोमर इसका क्या हो जाएगा तो ये सी, फिर सी, ये सी, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कार्बन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो स्ट्रक्चर्स दोनों के अलग अलग बन गए, इसमें देखो ब्रांच स्ट्रक्चर आ गया और ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है दोनों ओपन स्ट्रक्चर, बट ये स्ट्रेट फॉर्म में है, इसको नॉर्मल बोलेंगे। ये आपका ब्रांच फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मुला तो डिफरेंट हो गया, बट इसका भी यदि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मुला बोलूं तो आप बोलोगे C4H10, यदि मैं इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मुला बोलूं तो आप बोलोगे C4H10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर फॉर्मुला कैसा हो जाता है बेटा, अलग अलग। ठीक है, तो आइसोमर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होता है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आइसोमर्स हम बना सकते हैं, और जितने भी आपके पास आइसोमर बनेंगे वो सारे आइसोमर जो होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर फॉर्मुला कैसा हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन शुड हैव मिनिमम हाउ मेनी कार्बन एटम्स टू शो आइसोमर। आपसे कह रहे हैं कि यदि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप उसका आइसोमर्स बनाना चाहते हो, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए। तो जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि आपके पास जो आइसोमर बनना स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, ब्यूटेन से। ना तो आपके मीथेन के केस में आइसोमर बनते हैं, ना तो आपके इथेन के केस में आइसोमर बनते हैं, और ना तो आपके पास प्रोपेन के केस में आइसोमर बनते हैं। ठीक है, आइसोमर जो बनते हैं वो कहां से बनना स्टार्ट होते हैं, ब्यूटेन से। ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं बेटा, 4 कार्बन एटम्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो यदि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर बनाने हैं तो उसमें हमें ये चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है कि उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए 4 होना चाहिए, 4 से नीचे आपके आइसोमर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एस मिनरल। मतलब हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है मिनरल के फॉर्म में वो कितना प्रेजेंट है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 0.02%। ठीक है, मतलब अपनी जो अर्थ क्रस्ट है यदि उसका अपन टोटल अर्थ क्रस्ट मतलब जो अपने पास अर्थ है ना उसकी हम टोटल वॉल्यूम निकालें तो उस वॉल्यूम में से 0.02% हमारा क्या मिलने वाला है, कार्बन मिलने वाला है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अच्छा जी, फिर देखो जरा, अच्छा 0.02% है, फिर भी सब में मिल जाता है, देख लो आप जरा। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज नोन एज। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे 2 एटम्स है, उन 2 एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है। अब जब शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड कौन सी बननी है, तो सबको पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड जो बनती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बनता है, मतलब किस तरीके से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है। तो बेटा ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर बनता है वो आपको पता है कि बेंजीन रिंग से बनता है। ठीक है, और बेंजीन रिंग कैसी होती है, तो ये होती है इस तरीके से होती है भाई आपकी बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग जो आपके, एक मिनट यार, ठीक है, तो बेंजीन रिंग जो हमारे पास होती है वो कैसे होती है, तो बेंजीन रिंग आपकी ऐसी होती है। और ये क्या बना दिया मैंने, तो ये मैंने बना दिया हेक्सागोन। क्या बना दिया, हेक्सागोन। अल्टरनेटिवली इसमें क्या होती है, तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, फिर से पहले ये आपके पास पहले क्या हो जाएगी, तो पहले आपके पास हो जाएगी बेटा डबल बॉन्ड, फिर आपकी सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, और फिर आपके पास क्या हो जाएगी सिंगल बॉन्ड, अगेन क्या हो जाएगी डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। जैसे आप देख रहे हो कितने कार्बन है, एक, ये आपके पास हो गया 2, ये आपके पास हो गया बेटा 3, ये आपके पास हो गया 4, ये आपके पास हो गया 5, ये आपके पास हो गया 6। तो कितने कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम। तो ये क्या करेगा, हेक्सागोन बनाएगा। क्या बनाएगा, हेक्सागोन। तो ये हो जाना हेक्सागोनल। ठीक है, तो देख लीजिए आप, तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय, तो इसमें लिखा हुआ है जो आपके पास ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है वो किस एरे से बनता है, तो टेट्रागोनल से नहीं बनता है, ये किससे बनता है बेटा, हेक्सागोनल से बनता है। बनाकर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, ब्लैंक इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस है, तो आपको पता है कि सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है भाई, डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट इज एंड ब्लैंक इन नेचर, ग्रेफाइट इज ब्लैंक एंड इन ब्लैंक इन नेचर। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जरा बात करें तो स्मूथ, स्लिपरी, हार्ड, स्लिपरी, स्मूथ एंड नॉन स्लिपरी, नन ऑफ दिस। तो आपके पास ये हो जाता है बेटा स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट जो होता है वो स्मूथ भी होता है और स्लिपरी भी होता है, इसलिए इसका यूज कहां पे किया जाता है, तो आपको पता है कि इसका यूज किया जाता है सॉलिड लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में। कहां पे, जो हैवी मशीनरीज होती हैं उनमें सॉलिड लुब्रिकेंट के फॉर्म में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास ब्लैंक इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा एलोट्रोप है कार्बन का, तो आपको पता है कि भाई इसमें से सारे के सारे, चाहे आपका फ्लोरेंस हो, चाहे आपका डायमंड हो, चाहे ग्रेफाइट, सारे के सारे क्या हैं, एलोट्रोप हैं किसके, कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट कंप्लाई विथ ऑल नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस। आपसे क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे के सारे नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस में अप्लाई नहीं होती है। तो देखते हैं, डू नॉट अंडरगो आयनाइजेशन,
ये जो हमारे पास है अंडरगो नहीं, मतलब इसे आपको बताना क्या है, ये बताना है डस नॉट, ठीक है, ये नहीं बताना जो होता है वो नहीं बताना। तो आपको ये बोलना है डू नॉट अंडरगो आयनाइजेशन, तो आपको पता है कि आयनाइजेशन नहीं होता। आयनाइजेशन मतलब क्या होता है, तो अभी ये पढ़ाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, आपने देखा था ना। आयनाइजेशन मतलब क्या, कि आपके पास जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड को हमें ऐड करना है वाटर के साथ में, और जब हम वाटर के साथ में ऐड कर उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो आपका जो कंपाउंड होता है अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। किसके फॉर्म में टूट जाता है, आयंस के फॉर्म में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाएगा। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन, ठीक है। तो आयनाइजेशन कैसी प्रोसेस है, आयनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम अपने कंपाउंड को वाटर में ऐड कर उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो वो कंपाउंड जो है वो अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। कौन से आयन, तो आपको पता है कैटायन और ना बोले एंड बोले, ठीक है, कैटायन एंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, क्लियर है। तो आयनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो कंपाउंड अपने आयंस के फॉर्म में टूट जाता है। वो आयंस कौन सी होती है, कैटायन और एनायन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, नहीं भाई साहब ये नहीं है। फिर क्या है, एग्जिस्ट ओनली इन गैसेस स्टेट, ये एकदम सही है। जो आपके पास नॉन पोलर कोवैलेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो केवल और केवल गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बात एकदम गलत है। वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको पता है आपका डायमंड हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया, आपका फ्लोरेंस हो गया, सब सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। और गैसेस फॉर्म में यदि अपन बात करें तो कार्बन हमें जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, CO2 के फॉर्म में मिलता है। तो आपके ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उसमें क्या लिखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डस नॉट, ठीक है, आपको ये बताना है कि आपके जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, तो उनमें ये नहीं होती है, एग्जिस्ट ओनली इन गैसेस फॉर्म। ये आपके दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंपाउंड फाउंड फ्रॉम कार्बन आर, जो आपके पास कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो बिल्कुल मीथेन भी आपका कार्बन से बनता है, बायोगैस भी कार्बन से बनता है, और आपका CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी किससे बनता है, कार्बन से बनता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है, क्लोरीन फॉर्म्स मॉलिक्यूल, क्लोरीन फॉर्म्स ब्लैंक मॉलिक्यूल, क्लोरीन जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है, तो आपको पता है क्लोरीन, हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, तो हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, Cl। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17। मतलब यदि हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होने वाला है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है आपके पास 2,8,1, मतलब लास्ट सेल में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्लोरीन फॉर्म्स मॉलिक्यूल, क्लोरीन किस तरीके का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, डायटोमिक बनाता है, ट्राइएटोमिक बनाता है, क्या बनाता है, तो मैं बना के बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हो गया हमारे पास क्लोरीन, अब जो अरे यार सॉरी, यहाँ पर 7 आना चाहिए, गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे ना उसके पास, तो 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे आ जाना चाहिए 7, क्लियर बेटा। अच्छा, बनाते इसका स्ट्रक्चर, तो आपको पता है जब इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये कर देता हूँ मैं 7। एक और क्लोरीन आइटम हम लेकर आए, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके भी क्या हो गया 7, क्लियर है। अच्छा, अब जरा आप ये देखो, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो 7 चाहिए, तो सॉरी 8 चाहिए, तो ये होगा इसके 8 कंप्लीट, और इसके भी क्या होना चाहिए 8, तो इसके भी होगा 8 कंप्लीट। तो आप देख रहे हो कि ये जो है इनने अपना क्या बना लिया, Cl2 मॉलिक्यूल बना लिया, और Cl2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए इन्होंने जो शेयरिंग की है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर की है, और एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने जब शेयरिंग की है तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन रहा है कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है, Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा है, Cl2 मतलब 2, तो 2 मतलब क्या होता है, डाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, आपसे कह रहा है 3 जो है वो बॉन्डेड पेयर है, मतलब उनसे बॉन्ड बन चुकी है, और एक क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है, अमोनिया मतलब क्या है, तो बेटा अमोनिया का मतलब होता है NH3, ठीक है। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी बात ये कर रहे हैं कि इसमें 3 जो होते हैं लोन पेयर होते हैं, सॉरी 3 जो होते हैं बॉन्डेड पेयर होते हैं, और एक इसमें क्या होता है, तो एक इसमें होता है बेटा लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, मतलब ये ऐसा कुछ, ये आपके पास हो गया अमोनिया, मैं बना के दिखाता हूँ आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अमोनिया के स्ट्रक्चर को बना देता हूँ मैं, तो आपको समझ आएगी बात, ठीक है। तो ये देखो आपको क्या बनाना है बेटा, तो आपको बनाना है NH3 अमोनिया।
अब आपको पता है कि यहाँ पर दो चीजें यूज हो रही हैं, एक हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है भाई साहब 7, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5। और दूसरी हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमारे पास जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब भाई साहब के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर देखिए जरा कैसे बनता है, ये हो गया आपके पास क्या, नाइट्रोजन, और आपको पता है कि लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5, तो आप 5 रिप्रेजेंट कर दोगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब जब अपन हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को अपनी डुप्लीट कंप्लीट करनी है, हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन को अपनी डुप्लीट कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ये हो गई उसकी भाई डुप्लीट कंप्लीट, क्लियर है। इस हाइड्रोजन की डुप्लीट कंप्लीट कर दो, ये हो गई इसकी डुप्लीट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन की डुप्लीट कंप्लीट कर दो, ये हो गई बेटा इसकी डुप्लीट कंप्लीट। अब अपन बात कर लें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की भी क्या हो जानी है, ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये आपके पास नाइट्रोजन की भी हो गई है ऑक्टेट कंप्लीट, क्लियर। अब ये देखो जरा, अब यहाँ पे क्या हुई, बॉन्ड बनी, यहाँ पर क्या हुई, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या बनेगी बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो ये तो आपके पास तीनों क्या हो गए, ये तीनों आपके जो हो गए वो क्या हो गए, ये हो गए आपके बॉन्डेड पेयर, ये आपके हो गए बॉन्डेड पेयर, क्लियर है। अच्छा, और आपके पास ये जो दिख रहा है ना, जिसने किसी से बॉन्डिंग नहीं की, ये भी एक पेयर बना रहा है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो अमोनिया के केस में आपके पास एक होता है लोन पेयर और तीन आपके पास क्या होते हैं, तो तीन होते हैं आपके बॉन्डेड पेयर। तो वही चीज ने आप बोली, समझ आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपने क्या बोला, टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, मतलब H2O की बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इसमें आपके पास क्या होता है, तो इसमें उनका कहना है कि दो इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, और दो इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर। फिर क्या कह रहे हैं, उसको ही बना के दिखा दो, ओनली, या तो आपके मतलब सही हो गई, इसको मैं टिक कर दूं। फिर क्या कह रहे हैं आपसे, ऑन, चलो पहले वाटर वाटर की बात करते हैं, एक एक करके सबको निपटाते चले। तो वाटर को देख लेते हैं जरा जल्दी से। हाँ, तो हमें बात करनी है किसकी बेटा, वाटर की। तो वाटर की यदि बात करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, तो आप सबको पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वाटर का फॉर्मूला होता है बेटा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। हमें बात किसकी करनी है, वाटर, और वाटर का फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से सबको ही पता होगा, 5th स्टैंडर्ड बच्चे को ही पता होगा, H2O, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो दूसरा आपके पास यहाँ पर है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाना, 2,6, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,6, ठीक। अब जरा अपन बनाते हैं, तो मैं बनाता हूं पहले ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को पता है क्लास सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो आप कर देते हैं 6, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपके पास 3, यहाँ पर आपके पास 4, ये आपके पास 5, और ये आपके पास क्या हो गया 6, ठीक है। अब जरा अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, तो ये आपका एक हाइड्रोजन और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन, क्लियर है। अच्छा, अब पहले अपन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऑक्टेट हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे पहले किसकी, हाइड्रोजन की, सॉरी हाइड्रोजन की तो डुप्लीट कंप्लीट होगी, तो हाइड्रोजन की डुप्लीट कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन की डुप्लीट कंप्लीट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की क्या हो गई आपकी डुप्लीट कंप्लीट, यहाँ पर आप ये देखो हाइड्रोजन की डुप्लीट कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं किस पे बेटा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन को करनी होगी ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि उसके लास्ट सेल में कितने थे 6, तो उसको 8 चाहिए, तो ये हो गई आपके पास ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब स्ट्रक्चर किस तरीके से बनकर आ गया, तो स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनकर आया है वो कुछ इस तरीके से बनकर आ गया। ये आपका हाइड, एक मिनट, यहाँ बना देता हूँ स्ट्रक्चर। तो देखो आपका स्ट्रक्चर जो बनकर आया वो कैसा बनकर आया, तो आपके पास ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये क्या होगा इसके, एक लोन पेयर, और ये इसका दूसरा लोन पेयर। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि बॉन्डेड पेयर कितने हैं, दो, एक आपके पास ये रहा बेटा, और एक आपके पास, एक मिनट, ये आप एक बॉन्डेड पेयर, एक जो आपके पास बॉन्डेड पेयर दिख रहा है वो आपके पास कहाँ है, तो आपके पास ये रहा एक बॉन्डेड पेयर, और ये आपके पास रहा बेटा दूसरा बॉन्डेड पेयर, और ये आपके पास लोन पेयर, तो एक लोन पेयर, और ये आपके पास हो गया दूसरा लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर कितने हैं, दो हैं, और बॉन्डेड पेयर भी कितने हैं बेटा, दो हैं। तो ये बात भी सही है। फिर क्या है, ओनली वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऊपर आपने देखो ये बना रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बनाया था आपने क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन में क्या हो रहा था, केवल एक ही बॉन्डेड पेयर प्रेजेंट था, ये आपके पास क्या था, केवल सिंगल बॉन्डेड पेयर प्रेजेंट था, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, फिर आपसे कह रहे हैं, आपसे क्या कह रहे हैं, तो आप एक बात बताओ जरा, इनका कहना है, इनने यहाँ पे लोन पेयर की कोई जिक्र नहीं की, क्लोरीन के केस में इनने लोन पेयर के बारे में कोई बात नहीं की है। तो इन्हें क्या बोलना चाहिए था कि इसमें कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर की इनने कोई बात नहीं की, तो मतलब ये वाली चीज इनकी सही नहीं है, इसको मैं कह देता हूं गलत, ठीक है। फिर क्या है, वन बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ HF। HF मतलब क्या है भाई, तो ये बात हो रही है हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है उसमें कह रहे हैं कि एक बॉन्ड पेयर रहता है और 3 इसमें क्या रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं, ठीक है। इसकी भी जरा अपन बात कर लेते, तो देखो जरा, इसको मैं रफ करूं पहले, चलो 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 भैया, हाँ,
हमें बात करनी है किसकी, तो हमें बात करनी है यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की भी अपन लोग बात करते हैं। तो आ जाते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये मैं ले लेता हूँ आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर अपने पास एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो हमारे हिसाब से सबको ही पता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, तो दूसरा हमारे पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मतलब लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले, तो लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा 7, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 7 है। तो इसका स्ट्रक्चर अपन बना के जल्दी से रेडी करते हैं। तो आपके यहाँ पे ले लेता हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन के लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास 5 6, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 7। तो आपके पास अब ये देखो जरा, अभी मुझे क्या लेना होगा, हाइड्रोजन। तो ये लेनी है मैंने एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। क्लियर है। अच्छा जी, तो आपने बना लिया इसका स्ट्रक्चर। करते हैं जरा इनकी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट। तो मेरे पास जो हाइड्रोजन है उसकी मुझे करना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये हो गई हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट। और यदि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फ्लोरीन की करनी पड़ेगी जो ऑक्टेट कंप्लीट, तो हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। देखते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 एंड क्रॉस वाला 6, फिर 7 एंड 8। तो फ्लोरीन की क्या हो गई, फ्लोरीन की हो गई भाई ऑक्टेट कंप्लीट, और हाइड्रोजन की क्या हो गई, डुप्लेट कंप्लीट। मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनकर आ गया, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनकर आ गया, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, मैं बना के देता हूं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना है। कैसा स्ट्रक्चर बना है, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनकर आया है वो कुछ ऐसा बनकर आया है। ये आपके पास है फ्लोरीन, इसमें एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर, और ये क्या हो जाएगा, एक इसमें बनी थी बॉन्ड, तो ये क्या हो गया आपका बॉन्डेड पेयर। क्लियर है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो आपके पास फ्लोरीन है इसमें एक क्या होता है बेटा, तो एक होता है बॉन्डेड पेयर, बाकी 3 क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये बात भी इसकी सही है। मतलब अपने पास ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला सही है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा बेटा, वो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, हाँ एक मिनट, हाँ ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा वाला सही है, फर्स्ट सही था, सेकंड सही था, और फोर्थ सही था। दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग, एक मिनट, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के केस में सही तो था, मतलब इन्होंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया। आपका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो ये सही होना चाहिए कि आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और फोर्थ सही है, ठीक है बेटा। देख लीजिएगा आप इसमें थोड़ा सा शायद कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहाँ पर फोर्थ होता तो सही था, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ठीक। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है भाई आपके पास, तो आपके पास नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पेंसिल लीड इज फॉर्म। जो आपके पेंसिल की लीड होती है वो किस सब्सटेंस से बनाई जाती है, तो ग्रेफाइट से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रखें, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, तो आपको पता है कि इसका आंसर कितना होना, 16। नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के लिए ही सही है। दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, बिल्कुल एकदम गलत बात है, दोनों के अलग अलग होते हैं। आपके पास डायमंड के केस में कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है, और जो आपके पास ग्रेफाइट के केस में वो कैसा होता है, तो आपके पास हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है, दे हैव द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस। जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है बिल्कुल नहीं, आपका डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब इवन अपन कह सकते हैं हार्डेस्ट होता है, और ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसमें लेयर्स के बीच में क्या होता है, स्पेस खाली होता है 340 पिकोमीटर का। फिर क्या है आपका, दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल नहीं। जो आपके पास डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन, हाँ ये बात सही है, केमिकल रिएक्शन सेम हो सकती है क्योंकि इनका केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा, फिर क्या है, आइडेंटिफाई द कार्बन कंपाउंड्स इन विच द कार्बन नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड। आपसे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द कार्बन कंपाउंड, आपको कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड यहां पर आइडेंटिफाई करना है जिसमें ना तो आपको क्या मिलता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ना ही मल्टीपल बॉन्ड। तो पहले मैं बता दूं यार कैटिनेशन क्या है, तो कैटिनेशन का मतलब होता है बेटा, कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम खुद से ही लिंक कर करके लंबी लंबी क्या बना लेता है, चेन्स बना लेता है, ठीक है, ये कहलाता है कैटिनेशन। और आपके पास दूसरी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब क्या है, तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हैं, और डबल बॉन्ड ही बना सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये है भाई मीथेन। मीथेन की यदि हम बात करें तो मीथेन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई कैटिनेशन शो, इसलिए नहीं करता क्योंकि मीथेन के पास जो एक कार्बन प्रेजेंट हो, एक ही कार्बन प्रेजेंट हो, जो कार्बन प्रेजेंट है, अब भाई एक ही कार्बन है तो कहां से कैटिनेशन शो करेगा, वो केवल क्या करेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन रही है मल्टीपल बॉन्ड, हमेशा क्या बन रही है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, ऊपर मैंने अभी बताया, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन
जो होती है उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। नेक्स्ट अपने पास क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास है द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमंग द आइडेंटिकल एटम्स ऑफ among the identical atoms to form long chain of compound is known as catenation। ठीक है, फिर क्या है, मतलब लैंग्वेज बस चेंज हो रही है, बाकी मीनिंग सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, आपसे कह रहे हैं जो एल्काइंस होते हैं उनके होमोलोगस सीरीज में से इसमें से कौन बिलोंग करता है। तो बेटा एल्काइन क्या होते हैं पहले मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कौन से होते हैं, तो एक हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे हमारे पास कौन से होते थे, तो दूसरे हमारे पास होते हैं भाई अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आता है, तो सैचुरेटेड में वो आते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है, और सिंगल बॉन्ड जिनकी होती है उनको अपन क्या कहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वालों को अपन कहते हैं भाई एल्केन्स। क्या कहते हैं, एल्केन्स। ठीक है, अच्छा अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, तो अनसैचुरेटेड में दो आते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, एक होती है डबल बॉन्ड वाली, तो डबल बॉन्ड वाली को हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स। क्या कहते हैं हम, एल्कीन्स। ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो होती है वो क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं एल्काइंस। क्या कहते हैं, एल्काइंस। तो यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड वाली की बात हो रही है। अब हम बता दे रहे हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो होमोलोगस सीरीज आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, आप ये मान के चलना होमोलोगस सीरीज क्या है। तो होमोलोगस सीरीज मतलब अपन कह सकते हैं कि आपके पास एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, अब वो चाहे ग्रुप एल्केन्स का हो, चाहे वो ग्रुप एल्कीन्स का हो, चाहे वो ग्रुप एल्काइंस का हो, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो आपके मेंबर्स होते हैं, तो यदि हम किसी भी दो सक्सेसिव मेंबर्स को देखें तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का होता है या 14U मास का होता है। ठीक है, 14U मॉलिक्यूलर मास का होता है। क्लियर है, मतलब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे सपोज करो आपने कहा यहाँ पे लिखा हुआ CH4, फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ गया C2H6, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया, तो C3H8। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो हमारे पास पहला मेंबर जो हमारे एल्केन फैमिली का है वो क्या है, मीथेन है, दूसरा आपके पास क्या है, इथेन है, और तीसरा आपके पास क्या है भाई, तो तीसरा आपके पास यहाँ पर है, तीसरा आपके पास यहाँ पर क्या था, प्रोपेन। तो यदि हम डिफरेंस देखें तो इसमें एक कार्बन है, जबकि इसमें कितने कार्बन है, दो, मतलब डिफरेंस कितने कार्बन का हुआ, तो जो डिफरेंस आपके पास होगा वो एक कार्बन का। इसमें हाइड्रोजन 4 है, जबकि इसमें कितने 6। आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, क्या करना है हमें, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, थर्ड में से सेकंड को माइनस, इस तरीके से करना है, सक्सेसिव मेंबर्स लेने। क्लियर है, तो यदि सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस करता हूं तो आपके पास दो कार्बन यहाँ पे थे, यहाँ पे एक, तो एक कार्बन बचा, 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 4, तो हाइड्रोजन कितने बच गए, तो हाइड्रोजन आपके पास बच गए 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का। इन दोनों के बीच में भी देख लो आप, यहाँ पे कार्बन अपने पास 3 है, यहाँ पे 2, मतलब अपने पास डिफरेंस कितने का, एक कार्बन का, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी कितने का आ रहा है बेटा, 2 का। तो आपके पास CH2 का डिफरेंस आता है, या इसी को अपन कह सकते हैं 14U। क्यों भाई, कार्बन का जो मास होता है 12 होता है, और दो हाइड्रोजन है तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14U। क्लियर, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बेटा एल्केन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एल्काइंस की बात हो, सॉरी हाँ एल्काइंस की बात हो रही है, एल्काइंस की बात हो रही है। तो एल्काइंस में क्या होता है, तो पहला एल्काइन जो आपके पास होता है वो कौन सा होता है, तो पहला एल्काइन जो हमारे पास होता है वो होता है आपका इथीन, इथाइन। तो इथाइन क्या होता है, तो देखो आपके पास वहां पर क्या हो जाना, एक कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, और फिर क्या हो जाएगा दूसरा कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका दूसरा हाइड्रोजन, मतलब इसका आपका स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, C2H2। तो C2H2 वाला ग्रुप आपको देखना है, तो C2H2 के बाद क्या आएगा, तो आपके पास आएगा C3H4। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा C4H6, इस तरीके से आएगा। तो आपको देखना है यहाँ पे कि आपके पास कौन सा ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखते रहा, C6H6 बिल्कुल नहीं, फिर आपका C2H4 ये भी बिल्कुल नहीं, C2H4 तो आपका होगा इथीन का। ठीक है, इथीन का, और इथीन किससे बिलोंग करेगा, तो एल्कीन से बिलोंग करेगा। फिर C2H6 ये आपका भाई, ये तो आपका हो गया किसका, तो ये आपके पास हो गया एल्कीन का, ये भी नहीं होना है। C3H4 हाँ ये सही है, ये देखिए जरा मैंने लिखा था यहाँ C3H4। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर है, तो आपके पास एल्काइंस वाली फैमिली से बिलोंग करने वाला होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर है वो कौन सा है भाई आपका, तो वो आपके पास यहाँ पे प्रोपाइन C3H4। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटीन, पेंटीन के जो आइसोमर बनेंगे कितने बनेंगे, तो भाई पेंटीन के जो आइसोमर्स बनते हैं 3 आइसोमर्स। ठीक है, पेंटीन के कितने आइसोमर बनते हैं, 3। पहला कौन सा हो गया, कार्बन 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 कार्बन, सीधा स्ट्रेट हो गया। फिर क्या हो जाएगा, कार्बन 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 कार्बन, और ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, और एक क्या हो जाएगा आपके पास, एक हो जाएगा कार्बन 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 कार्बन, और ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। क्लियर है, तो आपके इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3 आइसोमर्स बना सकते हो आप किसके, पेंटीन की। क्लियर, नेक्स्ट देखो जरा, आइसोमर मतलब पता है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा हो जाता है बेटा, डिफरेंट। फिर C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ, आपसे कह रहा है कि जो C3H8 है ये किसकी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है। तो देखो जरा, यदि मैं बात करूं एल्केन फैमिली की, तो उसमें क्या होता है C1H4, फिर क्या होता है C2H6, और फिर आपके पास क्या होता है C3H8। तो आपकी किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग कर रहा है एल्केन फैमिली से। किससे बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से। क्लियर है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा क्या है, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H12। जो पेंटेन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 होता है। इट हैज, इसमें कितनी होनी है कोवेलेंट बॉन्ड्स, और कितनी होनी है यहाँ पे
5 कोवेलेंट बॉन्ड, 12 कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ यही बताना आपको कितनी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स होनी, तो बनाते हैं जरा। तो ये देखो कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया आपके पास कार्बन, ये आपका जुड़ेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका जुड़ना है हाइड्रोजन, फिर अगेन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, और ये भी क्या हो जाना है हाइड्रोजन। कितनी बॉन्ड हो गई, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, कितनी हो गई 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, आपको टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स काउंट करके बतानी। फिर क्या है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, जो एल्काइन का होमोलोगस सीरीज होता है उसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है, तो बेटा आपको पहले बता चुका हूं। यदि हम बात कर रहे हैं मीथेन की, हम बात किसकी कर रहे हैं, मीथेन की, तो मीथेन के केस में ना तो कभी डबल बॉन्ड होती है, ना तो कभी डबल बॉन्ड, और ना ही कभी ट्रिपल बॉन्ड। मतलब क्या है, ना तो ये कभी बनाने वाला है भाई आपका इन, ठीक है, मतलब मीथेन कभी नहीं बनने वाला है, और ना ही आपका ये बनाने वाला है कभी मीथाइन। ठीक है, ना तो यहाँ पर आपका मीथेन कभी बनेगा और ना ही आपका मीथाइन कभी बनेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इथेन से। तो इथेन से होती है, तो इसने बोला है कि इथेन आपको एल्काइन ग्रुप का चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इथाइन। क्या आंसर हो जाएगा इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, इसमें से कौन सा ऐसा है जो सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो आप देखो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज बन रही है, C2 है, फिर S6, ठीक है, और फिर C3H8, फिर क्या है C4H8, ठीक है भाई। तो आपके पास यहाँ तो इन तीनों में तो होमोलोगस सीरीज फॉलो हो रही है। देखो जरा आप, C यहाँ पे 1 है, फिर 2 हुआ, मतलब C का डिफरेंस कितने का होगा 1 का। H यहाँ 4 यहाँ 6 हो गया, तो H का डिफरेंस कितने का होगा 2 का। इनमें देखो जरा C2 है यहाँ 3, तो डिफरेंस कितने का होगा 1 C का। यहाँ पर H6 है और यहाँ पे H8, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा 2 का। तो ये तीनों तो होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, बट ये होमोलोगस सीरीज नहीं बना रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ होमोलोगस सीरीज क्या है। फिर क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट आपके पास इन हाउ मेनी बाय हाउ मच एटॉमिक मास यूनिट सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज वेरी, जो आपके पास सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, जैसे मैंने कहा यहाँ पर हमारे पास है CH4, दूसरा मेंबर क्या होगा C2H6, तो इनके बीच में जो मास का डिफरेंस होता है वो कितना होता है। तो बेटा यहाँ पे देखो आपके पास, यदि हम आपको पहले बता चुका हूँ कि होमोलोगस सीरीज में हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो यहाँ माइनस करूँ तो मेरे पास एक कार्बन आएगा, और हाइड्रोजन को माइनस करूँ तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। अब एक कार्बन का मास कितना होता है 12U, और 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा तो 2U, दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो कितना आंसर आएगा 14U। क्लियर है, तो आप देख लो जरा 14 यहाँ पे लिखा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, तो उन्होंने बोला कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वन साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जो आपका एटम है वो शेयर करेगा, दूसरा नहीं करेगा, नहीं, दोनों एटम बराबर बराबर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये भी गलत है। म्यूचुअल शेयरिंग, बेटा बिल्कुल से। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि यदि एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो दूसरा एटम जो होगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा, यदि एक ने 2 दिए हैं तो दूसरा भी क्या देगा 2 देगा। ठीक है, तो इसमें वन साइडेड शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बस दे रहा है, मतलब एक एटम बस दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम नहीं दे रहा। तो आपके पास हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब दोनों आपके एटम बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन अ मल्टीपल बॉन्ड, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो आपके पास इथेन है ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं करता। ठीक है, इथेन में क्या होता है केवल सिंगल बॉन्ड होती है, जबकि यदि अपन बात करें इथाइन की तो इसमें होती है ट्रिपल बॉन्ड, इथीन की बात करें तो इसमें क्या होती है डबल बॉन्ड, बेंजीन की बात करें तो इसमें क्या होती है आपकी मल्टीपल बॉन्ड। तो इन्होंने बोला कौन सा मल्टीपल बॉन्ड कैरी नहीं करता, तो आपका इथेन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड कैरी नहीं करता है। क्लियर है, आपका इथीन भी करता है, इथाइन भी करता है और बेंजीन भी करता है। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब बात हो रही है एल्केन की, तो जो आपके एल्केन की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं वो सैचुरेटेड होंगे, और जो नहीं कर रहे होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो बेंजीन नहीं है, ब्यूटेन है, ठीक है, आइसोब्यूटेन ये भी है, और साइक्लोहेक्सेन ये भी देखो सर में क्या लगा हुआ है एन, इसमें भी क्या लगा हुआ भाई एन, इसमें भी क्या लगा हुआ है एन, जबकि इसमें क्या लगा हुआ है इन, मतलब इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो कौन सी बॉन्ड होगी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी तो किस फैमिली से बिलोंग करेगा, तो आपकी बिलोंग करेगा एल्कीन, और एल्कीन जो होता है किससे बिलोंग करता है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है, और हम बात किसकी कर रहे हैं सैचुरेटेड, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाना साइक्लोहेक्सेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपसे कह रहे हैं कि इनमें से ऐसे कौन से कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, बेटा यहाँ पे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मतलब क्या है, तो भाई ब्यूटेन मतलब आपका सिंपल स्ट्रक्चर, आइसोब्यूटेन का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया आइसोमर शो कर दिया, और आइसोमर शो करने की वजह से आपने उसका ब्रांच स्ट्रक्चर बना दिया होगा। ठीक है, अच्छा फिर आपके पास लेकिन इसमें भी देखो क्या है एन है, इसमें भी क्या है एन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होने वाला है यहाँ पे सेम। फिर आपके पास क्या है साइक्लोहेक्सेन, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इन, भाई ये हो गया गड़बड़। अच्छा हाँ साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे साइक्लो लग गया ना, तो साइक्लो की वजह से क्या होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाएंगे, और हेक्सीन जो है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम, मतलब दोनों के नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाने। क्लियर है, अच्छा तो इनका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाएगा प्रोपिनल और प्रोपिनॉन। ये तो भाई आपके पास थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात आ गई, ठीक है बता देता हूँ, इसमें आपको बता देता हूँ कि तीनों ही जो आपके पास रहेंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है,
आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है। तो भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फ्लोरीन इसका कार्बन, फ्लोरीन जो है वो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है, बाकी सारे कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट ल्यूब्रिकेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट, आपके पास जो ग्रेफाइट है वो कैसा है, बहुत सॉफ्ट होता है और इसको यदि अपन मेल्ट करना चाहें तो आसानी से मेल्ट भी नहीं होता है। द रीजन फॉर दिस एनामोलस बिहेवियर इज दैट, आपके पास कह रहा है कि जो ग्रेफाइट ये एनामोलस बिहेवियर शो कर रहा है। एनामोलस का मतलब क्या होता है, तो एनामोलस का मतलब होता है कि ये अलग अलग टाइप के, मतलब दो अलग अलग टाइप की चीजें, मतलब जैसे मैं कह दूं ये जो इंसान है ना, जैसे मैं बोलूं कि सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मैंने क्या एग्जांपल दिया, अनुज, या ऐसा बोल दूं टॉपर अनुज बहुत गधा है, मैं क्या बोलूं, टॉपर अनुज बहुत गधा है, मतलब आपने क्या, एक साइड आप कह रहे हो कि अनुज जो है वो टॉपर है और एक साइड आप क्या कह रहे हो कि वो कैसा है, गधा है। ठीक है, तो ये दो चीजें एक साथ, मतलब एक ऐसा बिहेवियर हो गया जिसमें दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी शो नहीं करती हैं। अब इंसान यदि टॉपर है तो गधा कैसे हो सकता है भाई। ठीक है, तो इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एनामोलस बिहेवियर। तो आपसे यहाँ पे यही बात हो रही है कि ग्रेफाइट जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और जब सॉफ्ट है तो फिर आसानी से उसे मेल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मेल्ट आसानी से नहीं होता। तो इस बिहेवियर को अपन क्या कह रहे हैं कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज, मतलब एक दूसरे से एकदम मैच ही नहीं हो रही, एक ही चीज में दो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे से मैच नहीं हो रही, तो उसको अपन बोलते हैं उसका एनामोलस बिहेवियर। तो भाई इसका एनामोलस बिहेवियर क्यों है, तो इसका रीजन देखते हैं। हैज कार्बन एटम अरेंज इन अ लार्ज प्लेट्स ऑफ रिंग ऑफ स्ट्रांगली बाउंड कार्बन एटम्स विद अ वीक इंटरप्लेट बॉन्ड, बिल्कुल सही, यही आंसर उसका सही है कि आपके पास जो ग्रेफाइट होता है वो कैसे बनता है। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है बेंजीन रिंग से बनता है, मतलब ऐसे आपके पास क्या होती है, ढेर सारी रिंग्स होती हैं, और रिंग्स से क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है, और आपको पता है कि एक लेयर आपके पास ये होगी पहली लेयर और ये आपकी दूसरी लेयर, और इन दोनों लेयर्स के बीच में जो बाउंडिंग फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा लगता है, तो आपको पता है क्या लगता है, वीक वंडर वॉल फोर्स, और वीक वंडर फोर्स लगता है, तो इस वजह से ये कैसे होते हैं, और वीक वंडर फोर्स लग रहा है मतलब ये कैसे होंगे, तो भाई ये ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, ये कैसे होंगे, सॉफ्ट, क्योंकि इनके जो लेयर्स है ना, लेयर्स के बीच में स्पेस खाली होता है। कितने का स्पेस खाली होता है, तो 340 पिकोमीटर का स्पेस खाली होता है, और जब इनके बीच में स्पेस खाली है तो ये कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। तो आपने वही बोला, हैज अ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ लार्ज प्लेट्स ऑफ रिंग, मतलब इसमें क्या होता है, लार्ज प्लेट्स बनती हैं, लेयर्स बनती हैं, किसकी लेयर्स बनती हैं, रिंग्स की। किसकी रिंग्स होती हैं वो, तो आपकी वो रिंग्स होती हैं बेंजीन की। किसकी रिंग्स होती है बेटा, तो बेंजीन रिंग्स होती हैं ऑफ स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो बेंजीन रिंग में जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, मतलब जैसे एक कार्बन यहाँ पर दूसरा कार्बन यहाँ पे, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो स्ट्रांग बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, तो ये मेल्ट आसानी से नहीं होंगे। क्लियर, लेकिन भाई जो इनमें लेयर्स होती है ना, लेयर्स के बीच में स्पेस खाली होता है, इस वजह से कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो आई थिंक आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि इनके लेयर्स के बीच में स्पेस होने की वजह से कैसे हैं, ये सॉफ्ट हैं, और इन की जो लेयर्स बन रही हो बेंजीन रिंग से बन रही हो, बेंजीन रिंग्स में जो कार्बन प्रेजेंट है वो कैसे हैं, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसीलिए इनको पिघलाना कैसा है, डिफिकल्ट। ठीक है, तो आपका आंसर ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन सकती है। तो देखो भाई आपको मैं पहले बता चुका हूं, मीथेन के केस में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनने वाली। ठीक है, अच्छा, और आपके पास यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इथेन, इथेन लिखा हुआ है, मतलब C2H6 है, तो आप कहां से बनाओगे, नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, डबल बॉन्ड। फिर आपके पास क्या है, C3H8, फिर आपके पास है C3H6, नहीं भाई इसमें बन जाएगी आपकी, किसमें बन जाएगी, C3H4 में। बनाते हैं जरा, तो आपके पास C कितने हैं, 3, एक हो गया, दूसरा हो गया, और ये मैंने ले लिया तीसरा 3। और उन्होंने बोला है मतलब आपको इस तरीके से बॉन्डिंग बनानी है। यहाँ पर जो आपके स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखे हैं, इनमें आपको ना तो किसी कार्बन को छोड़ना है ना किसी हाइड्रोजन का, मतलब सारे कार्बन यूज करने हैं, सारे हाइड्रोजन यूज करने हैं, और आपको ट्रिपल बॉन्ड बना के देनी है। तो यदि मैं इसमें बात करूं, मैं चलो एक एक करके सबको बता देता हूँ, रुको, खैर देखो जरा मैं बता देता हूँ। देखो पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है भाई C2H6, तो C2H6 मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 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 और ऐसे आपके पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। तो सब में बॉन्डिंग कौन सी हुई, सिंगल बॉन्ड। यदि मैं बात करूँ सेकंड वाली C3H4 का, तो C3H4 इसमें देखो आपके पास एक कार्बन दूसरा कार्बन, और ये मैंने कर दिया तीसरा कार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो मैं एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगाया। अब देखो जरा ये बच गया अनबॉन्डेड, ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई, मतलब आपके पास ये दोनों कार्बन एटम जो है इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगा लेंगे, तो देखो जरा क्या दिमाग लगाते हैं हम लोग, ये करेंगे कि सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे। तो अपने पास एक कार्बन दूसरा कार्बन, और इन दोनों कार्बन के बीच मैंने बना दी ट्रिपल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ले लिया, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ,
ठीक है, और एक हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर, और एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन। अब देखते ना बैलेंस शीट सेटिस्फाई हुई कि नहीं है, तो बैलेंस शीट सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई इस बात को अपन जरा चेक करते हैं, एक मिनट को। 3 1 हो गया, इसका 4, C3H4 अपने को क्या बना था, C3 ना, हाँ H4, ठीक है। ये देखो जरा, तो आपके पास क्या है भाई, आपके पास 1 2 3 कार्बन आइटम है। अब इसको मैंने हटाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि इसकी वैलेंसी ज्यादा हो गई, एक मिनट को, ये हटा दी, क्लियर। अब देखो जरा, अब आपके पास सारी चीज एकदम सही हो गई होगी। ये देखो आपके पास एक हाइड्रोजन में यहाँ पे लगा देता हूं। अब देखिए आपका इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 एंड 4, देखिए जरा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। इस वाले को देखो जरा 1 2 3 एंड 4, इसकी भी कंप्लीट। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सबकी जो आपके पास ऑक्टेट है वो कैसी हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई है, और सबके हाइड्रोजन जो है ना उनकी भी डुप्लीट कैसी है, कंप्लीट। तो ये देखो इसने बना लिया ना ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C3H4, क्लियर। और नहीं बना पाएंगे, फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन शोस आइसोमर, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो आइसोमर शो करेगा, C2H6 नहीं करने वाला क्योंकि ये क्या है, इथेन नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ये क्या है, C2H4 आपके पास हो गया इथीन, ये भी नहीं करेगा। फिर है C3H8, ये भी नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है कि यदि आपको आइसोमर शो करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए भाई साहब, 4। तो आपके कौन सा शो करेगा, तो ये शो करेगा C4H10। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इनमें से आपको ये देखना है कि सबसे कम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसमें होगी। तो देखो मैं बता दूं, आपके पास जो बात होती है एल्किन, तो एल्किन में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट रहती है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा। यदि अपन 2 के नए पे क्या कर दें, 4 कर दें तो थोड़ा सा बढ़ेगा, और इसके लिए यदि मैं क्या कर दूं, 6 कर दूं तो क्या होगा, और बढ़ जाएगा, क्लियर। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो आपके पास होगा किसके केस में होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रही है। ट्रिपल बॉन्ड किसमें बनती है, तो ट्रिपल बॉन्ड ये बनेगी आपकी C2H2 में, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर C2H2 का, क्लियर है। अच्छा, तो इसमें होगी आपके पास स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड होगी तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी, कम, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा लग रहा है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जानी, कम हो जानी, क्लियर है। फिर क्या है भाई, नेक्स्ट देखो जरा क्या है, तो नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वीकेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, जो आपके पास वीकेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी वो किसमें होगी, तो मैंने बताया था ऊपर, अभी यहाँ बता चुका हूं ना, देखो मैंने क्या बताया, वीक किसमें होगी, एल्किन के केस में वीक, और बड़ी किसमें, तो आपकी एल्कीन के केस में, और सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो एल्काइन के केस में। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाना जो भी आपको दिख रहा हो एल्किन ग्रुप का मेंबर, तो एल्किन ग्रुप का मेंबर मुझे दिख रहा है C2H6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा क्या है, हाँ अब आ जाते हैं हम जरा क्या, तो यानी आपके 51 क्वेश्चंस करवा दिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अब जरा आते हैं अपन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो भी हैं और जो आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने वो भी इंक्लूड किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the molecular formula of CO2, मतलब आपको ये बताना है कि जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 होता है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो आपको बना के बताना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कंपाउंड है, तो कंपाउंड हमारे पास है बेटा CO2। अब CO2 में जो हमारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कौन कौन से हो रहे हैं, तो पहला एलिमेंट जो हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो बेटा कार्बन है। क्या है, कार्बन। कार्बन का सिंबल, मतलब कार्बन का डेटा हम जरा देख लें, तो कार्बन हमारे पास जो है उसका सिंबल क्या होता है, तो कार्बन का सिंबल होता है C। क्या होता है, C। यदि हम बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। यदि हम बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब फर्स्ट सेल में इसमें जो आएंगे, आप उसी को फर्स्ट सेल बोल सकते हो, उसी को हम के सेल बोल सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट सेल में आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, सेकंड सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने होंगे, 4, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। फिर हमारे पास क्या है, तो फिर हमारे पास सेकंड वन है ऑक्सीजन। क्या है बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे पास जो है उसके बारे में जब हम डेटा कलेक्ट कर लें, तो ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल हम क्या यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन का जो हम सिंबल यूज करते हैं हमारे पास है बेटा O, ठीक है। ऑक्सीजन के यदि हम एटॉमिक नंबर की बात कर लें, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो होता है 8। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें, यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होगे तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, कि आपके पास जिस भी एलिमेंट के एटम की आप बात कर रहे हो, उस एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कि उसमें के सेल में कितने आएंगे, उसी को आप के सेल बोलते हो, उसी को आप फर्स्ट सेल बोलते हो, एल सेल में कितने आएंगे, एम सेल में कितने आएंगे, ये हमें बताना होता है, ठीक है। तो यदि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेटा, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें फर्स्ट सेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, और सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 6। तो आपके पास ऑक्सीजन के केस में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है, और कार्बन के केस में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4। अच्छा, एक चीज और हमें नोटिस करनी होगी, क्या नोटिस करनी होगी, कि हमारे पास यहाँ पे जो CO2 गिवन है, इस CO2 में हमारे पास कार्बन के कितने एटम है, तो कार्बन के एटम है बेटा 1, और यदि हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के हमारे पास जो एटम है वो कितने हैं,
तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है 2, ठीक है। अभी जरा अपन इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं फटाक से। तो देखो अब जरा यहाँ पर हम सारा डेटा कलेक्ट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जितने हमारे पास ऑक्सीजन उतने ऑक्सीजन बनाऊंगा, जितने हमारे पास कार्बन उतने कार्बन बनाऊंगा। तो पहले मैं एक सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो पहला ऑक्सीजन मैंने बना दिया, पहला ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो मैं यहाँ पे 6 शो कर देता हूँ। तो आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड देन 6, ठीक है। फिर मैं लगा देता हूँ प्लस, फिर हमारे पास क्या है कार्बन, तो ये हो गया कार्बन। कार्बन जो है इसकी यदि हम बात करें तो कार्बन की यदि हम बात करें तो कार्बन जो हमारे पास है इसके लास्ट सेल में कितने हैं, तो मैंने यहाँ बना देता हूँ कार्बन और इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर प्लस साइन, और फिर हम देखते हैं क्या कि हमारे पास अगेन क्या आना है, एक ऑक्सीजन, तो ये मैं ले लेता हूँ एक ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन तो इसके मैंने बताना पड़ेगा, तो लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, तो बता देता हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल सा बना दिया। अब बनाते हैं अपन इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर, तो बताते हैं किसकी कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होनी है। तो देखो जरा आप सेकंड नंबर पे, तो आपके पास यहाँ पर क्या था, एक ऑक्सीजन, ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, तो मैंने बना दिया इसके 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या था, तो दूसरा आपके पास यहाँ पे था बेटा कार्बन, तो ये बना देता हूँ कार्बन। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4, तो ये हो गया 1 2, ये आपका 3 और ये आपके पास क्या हो गया 4, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीजन को लेकर, तो ऑक्सीजन इसके आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, तो आप 6 के 6 बना दो, तो मैंने बना दे दिए 6, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ क्योंकि अभी अपने को बनाना पड़ेगा इसका सर्कल, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखो अब जरा थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा दूर कर लेते हैं। ये देखिए अब जरा, ये हो गया हमारे पास आपके पास फर्स्ट ऑक्सीजन के 6 के 6 एटम्स। तो फर्स्ट ऑक्सीजन के 6 हो गए, सेकंड के आपके 4 थे कार्बन के, तो 4 हो गए, और लास्ट आपके पास ऑक्सीजन तो उसके भी कितने हो गए 6। अब अपन करते हैं इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, कि किस तरीके से होनी है इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। तो करते हैं जरा इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखो आप, ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 है, उसको चाहिए कितने 8, तो उसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी कंप्लीट। तो देखो ये ऑक्सीजन की ऑक्टेट आपकी हो गई है कंप्लीट। क्लियर है। फिर आते हैं जरा कार्बन, कार्बन को पास है 4 लेकिन उसको क्या चाहिए 8, तो इसकी भी कर देते हैं अपन ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये आपके पास कार्बन की भी हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। देख रहे हो आपको सर्कल के अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। फिर अपन करते हैं लास्ट ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, तो आपके पास ये हो गई लास्ट ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आपके पास ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, मतलब इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, आपके पास दूसरे ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई और कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। उसके बीच में जो बॉन्डिंग बनी है वो कौन सी बॉन्ड बनी है, तो आप ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन ने शेयर किए हैं, 2 इस कार्बन ने शेयर किए हैं, तो यहाँ पर बन गई डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बन रही है बेटा आपकी डबल बॉन्ड। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो देखो जरा स्ट्रक्चर कैसा बनना है, लाइन स्ट्रक्चर। तो इसका जो लाइन स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे रहेगा एक ऑक्सीजन, फिर ये आपके पास रहेगी डबल बॉन्ड, फिर आपके पास ये होगा कार्बन, फिर डबल बॉन्ड और फिर ये क्या हो जाएगी ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपको बनाना था। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। मतलब अपने को क्या करना है, हमें सल्फर जो है ना उसका मॉलिक्यूल बनाकर रेडी करना है, जो बनता है कितने नंबर ऑफ एटम्स का यूज कर, तो सल्फर के 8 एटम्स का यूज कर बनता है। ठीक है, तो सल्फर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल होगा बेटा वो क्या होगा, तो वो होगा आपके पास S8। ठीक है, अच्छा तो हम जल्दी से सल्फर का डेटा कलेक्ट कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे बात किसकी हो रही है, तो हमारे पास बात हो रही है सल्फर की। तो सल्फर का डेटा हम कलेक्ट करते हैं सल्फर। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी इसका सिंबल क्या होता है। तो सल्फर जो है इसका सिंबल होता है बेटा S। ठीक है, दूसरी चीज क्या, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। और एटॉमिक नंबर है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता नहीं चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेल यानी K सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 जो हमें चाहिए थे। अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो आपको पहले बता दिया गया कि सल्फर के हमें 8 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज करने, तो करते हैं 8 मॉलिक्यूल्स। तो पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, फिफ्थ मॉलिक्यूल, सिक्स्थ मॉलिक्यूल, सेवंथ मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज 8th मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा जी, अभी अपन शो करते हैं क्या, अभी हम शो करते हैं इसके सारे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको। तो सल्फर के अंदर हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वन, एक मिनट रुकिए जरा, अभी देखते हैं। तो आपके पास ये हो गया फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। इसको ध्यान से देखना, आपको क्या देखना है ध्यान से, जो आपके लोन पेयर्स है ना उनको आपको बना देना है पहले। तो आपके मैंने बना दिए लोन पेयर्स, उसके बाद इनके बीच में होगी बॉन्डिंग। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करवानी है आपको, तो मैंने ये लिख दिया। ये होगा यहाँ पर सल्फर, पहले सल्फर के 6। ठीक है, दूसरे सल्फर पे चलते हैं। तो 1
ये आपके इसका 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। याद रखना बेटा सिंगल बॉन्डिंग होनी है, इसमें क्या होनी है, सिंगल बॉन्डिंग। इसमें 4 4 मतलब आपके पास हर एक सल्फर में दो दो क्या रहेंगे, लोन पेयर्स, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, ठीक है, और दो आपके पास होंगे बॉन्डेड पेयर, ठीक है। याद रखना, इस बात को ध्यान से बनाना क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको क्या रखना है, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, और ये आपके पास क्या होंगे, बॉन्डेड पेयर, मतलब सिंगल बॉन्ड ही बननी है, डबल बॉन्ड नहीं बननी है, ठीक है। बनाता हूं इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करके आपको दिखाता हूं जरा किस तरीके से होने इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखिए आप जरा, तो ये देखो आप जरा, पहला वाला सल्फर, पहले वाले सल्फर को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं। तो भाई इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले सल्फर पे, तो इसके 8 होते हैं कि नहीं, देखते हैं। इसके भी हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नेक्स्ट पे चलो, इसके भी 8, 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 और ये लास्ट आपके पास जो है इसके भी 8, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया सल्फर का स्ट्रक्चर। क्या याद रखना है, आपको याद ही रखना है, ध्यान से देख लीजिए। आपके पास एक सल्फर है, इसमें दो लोन पेयर्स आप पहले बना दोगे, ये बना आपका एक लोन पेयर, एक आपका लोन पेयर ये बना, और दो आपको रखने हैं बगल में, ठीक है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाए, और 2 रखने हैं आपको बगल में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड बनानी, मतलब आपको क्या करना है, जब आप अपने एक सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको इस बगल वाले से लेना है और एक इस वाले इससे लेना है, बाकी आपके पास 6 तो ऑलरेडी थे, ठीक है। यदि आप इसके लिए कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन आपको इससे लेना है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी शेयरिंग करनी है, 6 तो उसके पास ऑलरेडी, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा वो क्राउन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, तो ये आपके पास कहलाता है ऑक्टागोनल। ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कहलाता है ऑक्टागोनल, क्लियर। अच्छा, इसका यदि स्ट्रक्चर हम बनाए, लाइन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। कैसा बनता है, ऐसा आपका, एक मिनट मैं बनाकर उसको भी बता देता हूं। खैर आपको यहाँ पे बनाने के लिए नहीं बोला उन्होंने, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, इससे आपको पता रहे, ठीक है। तो आपके पास ये एस, फिर ये आपके पास यहाँ पर एक एस, फिर आपके पास यहाँ पर एक एस, फिर आपके पास यहाँ पर एक एस, और आपके पास यहाँ पर एक एस, ठीक है। कितने एस हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास 3 एस और रहेंगे, तो कौन कौन से रहेंगे बनाता हूँ। तो आपके पास ये एस, ठीक है, आपके पास ये एस, और आपके पास ये भी एस, क्लियर। ये बना दिया। अब इनको अपन ज्वाइन कर दे रहा, तो ज्वाइन करने पर देखो कैसा बनेगा। अरे सॉरी, एक मिनट बेटा, ये कुछ क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, बनाकर दिखाता हूं आपको। देखिए, तो आप इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे करो, ठीक है। इसको आपको इससे ज्वाइन करना है, क्लियर। इसको थोड़ा सा मुझे नीचे रखना चाहिए था, एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको भी नीचे कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और ये आपका ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्राउन टाइप का स्ट्रक्चर ही बन जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी के सर का एक क्राउन हो, ये देखो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका क्या हो जाता है, क्राउन स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, किसका, सल्फर जो है उसका मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इस बात को याद रखना। पेपर में यदि आएगा तो एक इंपॉर्टेंट और एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट आपके पास है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम बना सकते हो। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पेंटेन की यदि हम बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, पेंटेन। तो पहली बात तो ये है क्या,
तो आपके ऐसे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। हमें क्या करना है, इसके बनाने आइसोमर। तो पहले तो अपन इसका लिख लेते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H12। ठीक है, क्या हो जाना पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास हो जाता है वो हो जाता है क्या, C5H12। ठीक है, क्लियर। बनाते हैं जरा इसके आइसोमर्स। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, तो पेंटेन के बनते हैं भाई 3 आइसोमर। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, तो पेंटेन के बनते हैं 3 आइसोमर्स। कौन कौन से बनते हैं, मैं एक एक करके बना के बताता हूँ। पहला आइसोमर, ठीक है, आप बना दिए सीधे सीधे 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये बना दिए। हाइड्रोजन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं बनाया मैंने, ये लो। ठीक है, अब काउंट कर लो आप जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपका ये बन गया पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब पहला आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला रेडी हो गया और ये हमारे पास एक आइसोमर बन गया। किसका आइसोमर बन गया भाई, पेंटेन का। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरा बनाते हैं जरा। तो दूसरे में हमें क्या करना है, तो दूसरा में ये करना है कि ब्रांच बना देना। तो पहले आप सीधे सीधे बनाओ, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, ब्रांच डाल दो। तो मैंने ये डाल दी एक ब्रांच। अब आप कार्बन बनाओ जरा, ओ हाइड्रोजन बनाओ। तो 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 6 7 8 9 10। फिर भी एक बार काउंट करते हैं, अच्छा एक यहाँ छूट गया, ये 12। क्लियर है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपका एक स्ट्रक्चर ये बनकर रेडी हो गया। इसमें आपने क्या किया, तो इसमें आपने ये किया कि कार्बन जो था ना उसमें आपने 4 तो स्टेट लिए और एक आपने किस में ले लिया बेटा, ब्रांच में। एक इसका और बन जाएगा, वो भी मैं बना देता हूँ। तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले आप ले लो कार्बन कार्बन कार्बन। आपने 3 यहाँ पे क्या लिए, स्टेट कार्बन। आप क्या करो, एक यहाँ पे डाल दो कार्बन और एक बेटा यहाँ पे डाल दो कार्बन। ठीक है, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर ये बनकर रेडी हो जाएगा। अब जरा हाइड्रोजन जोड़ दो, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा, ये 6th वन, 7th 8th 9th 10th 11th एंड दिस वन इज 12th। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से क्या होता है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनकर रेडी हो गए। अच्छा, इनका नाम क्या होता है, तो देखो यदि आपकी स्ट्रेट चेन बनी हुई है, यदि स्ट्रेट चेन बनी है तो इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। क्या कह देते हैं इसको, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। आपने इस तरीके से एक ब्रांच ली तो ये क्या हो जाता, आइसोपेंटेन। एक ब्रांच आपने ली ना तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइसोपेंटेन। और आपके पास यदि आपने 2 ब्रांच ले ली तो ये कहलाता है नियोपेंटेन। ये कहलाता है बेटा आपका नियोपेंटेन। क्लियर है, तो आपके पास इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन जाते हैं किसके, आपके पेंटेन। नेक्स्ट क्या है, What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? हम अपने चारों साइड जो इतने सारे कंपाउंड्स देखते हैं और हर एक कंपाउंड में जो कार्बन प्रेजेंट रहता है, मतलब अपन कह सकते हैं कि हम अपने चारों साइड इतने सारे जो कार्बन के कंपाउंड्स देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है। तो बेटा मैंने आपको लिखवा के रखा है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है कौन कौन सी होती है, पहली कैटिनेशन, दूसरी आप क्या कह सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड, ये क्या करता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तीसरी आप क्या कह सकते हो, टेट्राकोवैलेंसी, टेट्राकोवैलेंसी, और चौथी आप क्या कह सकते हो, तो आपके पास 4th वन जो मैंने लिखवाई है वो लिखवाई होगी आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपके पास लिखी रखी हैं, तो इनमें से आप कोई सी भी 2 प्रॉपर्टीज जो है वो लिख दीजिएगा। क्लियर है, तो कार्बन जो है उसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से वो क्या करता है, ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाकर रेडी करता है। क्लियर है, इन सबको मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको बता चुका हूं, तो आप देख लीजिए प्रीवियस वीडियो से। फिर क्या है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन। आपको बताना है कि साइक्लोपेंटेन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम बात करें बेटा साइक्लोपेंटेन की। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि साइक्लोपेंटेन के बारे में हमें डेटा, तो जनरल फॉर्मूला, तो साइक्लोपेंटेन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो साइक्लोपेंटेन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, अब हमारे केस में ये n की वैल्यू कितनी है, तो पेंटेन की बात हो रही मतलब 5 है,
तो 5 है तो अपन इसका फॉर्मूला लिखें, तो पहले अपन इसका लिखते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, आपको एन की वैल्यू कितनी रखनी है 5, तो ये हो गया भाई इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें बनाना इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो वो भी बना देते हैं। तो इसने बोला साइक्लो, साइक्लो मतलब कैसा बनेगा, तो साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग के फॉर्म में बनेगा, तो बनाते हैं उसको भी। ठीक है, तो देखिए जरा, तो यहाँ पे हम क्या ले लें, 5 हमें लेने हैं कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने ले लिए कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप सबको पता है कि कार्बन के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी अभी आपने पढ़ा ना, तो कार्बन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो आप सबको पता ही है। तो अब देखो जरा क्या करने वाले हो, आप ये करने वाले हो कि आपको जो बनाना है स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए 10 और नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए 5। तो अभी मैं बना के देता हूं आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक आपका कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है, या इधर मत लो, रुको रुको रुको, बाहरी साइड में लेते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन आपका ये हो गया, और आपके पास बचे क्या, तो बचे हमारे पास 2 और कार्बन, तो जो 2 और कार्बन बचे हैं उनको आप अपने साथ में रखो। तो आपके पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, एक कार्बन, ये देखो, हर एक कार्बन के चारों साइड में आपको क्या करना है, हर एक कार्बन के चारों साइड में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमें शो कर देना। क्लियर, ये देखिए जरा मैंने कर दिया। जैसे पहले कार्बन की बात करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 सबके हो गए। अब अपन लगाते हैं जल्दी से यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा दें। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन, ये आपके पास दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, एक मिनट, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, अपन कर लेते हैं जल्दी से इनकी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट। तो पहले मैं करता हूँ हाइड्रोजन की, मैं दूसरा कलर ले देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। तो आपके पास मैंने ये की हाइड्रोजन की, देखो ये डुप्लेट कंप्लीट, ये मेरे पास दूसरे हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट, ये मेरे पास इस हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, ये देखो इस हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पे इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट, इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट, इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट, इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट, इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट। ठीक है, एक बार काउंट कर लो हाइड्रोजन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अपन आते हैं जरा कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो कार्बन को करना ऑक्टेट कंप्लीट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गई ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, दूसरे कार्बन एटम पे चलते हैं हम लोग। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, तीसरे पे चलो, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब चलते हैं इस वाले पे, इसकी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसको कंप्लीट करो जल्दी से। ठीक है, तो इसकी भी क्या होगी ऑक्टेट कंप्लीट। सारे के सारे कार्बन के हमने क्या कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए। देखो एक बार काउंट करो सारे, तो आपके पास पहला कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, सर्किल के अंदर कंप्लीट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो सारे आपके पास जितने भी कार्बन थे सबके आपने क्या कर दी, ऑक्टेट कंप्लीट कर दी। तो आपके पास ये बनकर आ गया क्या, साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलते हैं जरा आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर CH3Cl। हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है, किसका करना है, तो पहले आपसे बोला है हमने CH3Cl का।
मतलब ये क्या है भाई, तो आपके पास ये है क्लोरोमीथेन। ये क्या है हमारे पास, क्लोरोमीथेन। बनाते हैं जल्दी से इसका स्ट्रक्चर, तो देखो आप जरा। अच्छा पहले मैं डेटा दे दूं आपको, यहाँ पर हमें कार्बन का यूज करना है, तो कितने कार्बन यूज करने हैं भाई, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है एक, ठीक है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 3। तीसरी चीज हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारे पास कितना है भाई 1, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2,4। अच्छा पूरी बात लिखते चले, नहीं तो आप लोग कहोगे सर एकदम से कैसे आ गई, ठीक है। चलो देखो आप तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2,4, मतलब लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका तो 1 ही होना है। फिर आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 1 ही हो जाएगा। फिर आपके पास 2,8,7, मतलब इसके लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन्स। बनाते फ्रैक्सिस का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमारे पास कार्बन कितना होना चाहिए, एक कार्बन हो गया। अब इस कार्बन के चारों ओर कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। अच्छा भाई हाइड्रोजन कितने करने थे, तो 1 2 3, ये हो गया आपके 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन थे ना, ये देखो ना 3 हाइड्रोजन, और एक क्या था क्लोरीन, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया क्लोरीन, क्लियर है। अच्छा अब क्लोरीन के 7 है, तो मैं 7 के 7 शो करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मैंने कर दिया क्लोरीन के 7 के 7। जो आपके इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में देखो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। कार्बन में 4 थे, मैंने 4 किए, हाइड्रोजन में एक था, एक किया है, और क्लोरीन में हमारे पास कितने थे 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा हाइड्रोजन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, हम करते हैं कंप्लीट जल्दी से वैलेंसीज, तो हम करते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। तो आप ये देखो जरा, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, नेक्स्ट हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, नेक्स्ट हाइड्रोजन की भी डुप्लेट कंप्लीट, और यहाँ पर आप ये देखो जरा क्लोरीन जो है ना उसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, और ये कार्बन की कर देता हूँ जल्दी से मैं, तो आपके पास ये कार्बन की भी हो गई है भाई कंप्लीट, क्लियर है। गिन लीजिए सब में 8 होंगे। तो ये हो गया आपके पास क्या, तो ये हमारे पास आ गया भाई आपका क्या क्लोरोमीथेन, मतलब CH3Cl। अब जल्दी से अपने को दूसरा क्या बनाना है, तो वो भी देखो जल्दी से क्या है भाई, तो दूसरा आपके पास यहाँ पर है सेकंड थिंग H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये देखो जरा यहाँ पे बात किस किस की हो रही है, तो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, आपका सल्फर यहाँ पर जो है बेटा वो एक ही है। बना देते जल्दी से, तो सल्फर के बारे में यहाँ पे बता दूं मैं, सल्फर जो है एटॉमिक नंबर में यहाँ लिखता हूँ एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है। तो इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 ही होना, लेकिन सल्फर में 2 8 और 6, मतलब लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई 6 हैं, ठीक है। चलो बना देते हैं इसको जल्दी से। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे पास 1 है, तो मैंने ये बनाया सल्फर, सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6, क्लियर। हाइड्रोजन तो मैं ये क्रॉस से बना रहा हूँ भाई हाइड्रोजन, तो ये हो गया। अब जल्दी से आप हाइड्रोजन की क्या करो, हाइड्रोजन की हमें करनी है भाई डुप्लेट कंप्लीट, तो आपके पास ये होगी हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा लिख देता हूँ, ये आपके पास हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, क्लियर है। आपको यहाँ पे लिखना था हाइड्रोजन, तो मैं लिख देता हूँ ये हाइड्रोजन, क्लियर है। हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट, जल्दी से हम क्या करते हैं सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट, सल्फर की हमें करनी है ऑक्टेट कंप्लीट। तो सल्फर की ऑक्टेट देखो जरा कैसे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए जरा, ये मैं फिर से बना दूँ, हाइड्रोजन को अंदर नहीं लिया ना, अभी कर देता हूँ। ये देखो आपके पास ये हो गया बेटा हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास बनकर आ गया H सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर इसकी ये 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक। चलिए देखते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि मैं बात करूं तो इस चैप्टर से हमारे पास 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास क्या है, तो एक आपके पास है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, तो आपको मैंने उसका रीजन बताया, कैटिनेशन हो गया, मल्टीपल बॉन्डिंग हो गया, टेट्रा कोवेलेंसी हो गई और आइसोमरिज्म हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन वो आपका 100% आप ये मान के चलो कि पेपर में कवर होने वाला क्वेश्चन है। और सेकंड हमारे पास जो चैप्टर से वो क्या है, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपके ये 2 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैंने इसमें कराए इस वीडियो में या इससे आगे मैंने जो भी थ्योरी पढ़ाई है, यदि आप उसको पूरा कंप्लीट कर जाते हो तो आप ये बोलो श्योरिटी लेकर जाइए, मतलब आपका श्योरिटी के साथ मैं कहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, आपके कार्बन कंपाउंड से एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन कवर। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले आपको बताना होमोलोगस सीरीज क्या है। तो देखिए मैंने आंसर में क्या लिखा हुआ है, अ होमोलोगस सीरीज में भी डिफाइंड, होमोलोगस सीरीज को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, एक फैमिली है, किसकी फैमिली है,
तो ये फैमिली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा सेम फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं मैंने आपको बता के रखे हैं, जैसे कि आपका क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये मैंने आपको बताए हैं आपके एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आपने क्या बोला, होमोलोगस सीरीज में वी डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द सक्सेसिव मेंबर ऑफ विच डिफर बाय CH2 और 14U। मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, मैंने इसको इसलिए लिख कर दे दिया, इससे आप पेपर में एक भी नंबर अपना जो है ना उसे छोड़े ना, ठीक है। हर एक नंबर जो है ना उसको आप पूरा 100% लिख कर आए और आपको हर एक नंबर जो है वो मिलना चाहिए, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा, होमोलोगस सीरीज जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। बेटा फंक्शनल ग्रुप हो चाहे बॉन्ड हो, आपकी यदि एक मेंबर में सिंगल बॉन्ड है तो दूसरे में भी सिंगल होगी, तीसरे में सिंगल होगी, चौथे में सिंगल होगी, तो सारे मेंबर्स में आपकी सिंगल बॉन्ड होगी। यदि डबल बॉन्ड है तो सारे मेंबर में डबल बॉन्ड होगी, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो सारे मेंबर में ट्रिपल बॉन्ड होगी। यदि फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल ग्रुप लगा है तो सारे मेंबर में अल्कोहल ग्रुप होगा, यदि एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो सारे मेंबर में एल्डिहाइड ग्रुप होगा, यदि आपका कीटोन ग्रुप लगा है तो सारे मेंबर्स में आपका कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जो होना चाहिए वो सारे मेंबर में सेम होना चाहिए। इस फैमिली में जितने भी आपकी मेंबर्स आ रहे हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा कैसी होंगी, सेम होगी। और जो इनके सक्सेसिव मेंबर्स होंगे, मतलब सक्सेसिव इन द सेंस क्या, जैसे फर्स्ट है और सेकंड, ये सक्सेसिव कहलाते हैं, सेकंड है और थर्ड ये क्या होंगे, सक्सेसिव मेंबर। तो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा CH2 का होगा या 14U का होगा, क्योंकि आपका CH2 का ही मास कितना होता है, 14U होता है। कार्बन जो है उसका मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन 2 है तो उसका मास कितना हो गया 2, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 14 मास यूनिट। तो आपको याद रखना होमोलोगस सीरीज जो है वो एक फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, और सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो या तो CH2 का होता है या फिर 14 मास यूनिट का होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दे दिया आपको, जैसे मैंने यहाँ पर एक फैमिली उठा ली है, कौन सी फैमिली उठाई है मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अल्कोहल। तो आप ये देखो जरा, आपका पहला मेंबर मैंने क्या लिखा है मिथेनॉल, दूसरा आपका क्या लिया है इथेनॉल, फिर क्या लिया है प्रोपेनॉल। इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कितने, मैं लिख के बता दूं एक एक के। इसमें कार्बन एटम है आपके पास 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, तो हाइड्रोजन आपके पास है 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं 2, और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितने बेटा, ये देखो 5, कितने हाइड्रोजन हमारे पास 5 हाइड्रोजन से, यहाँ पर 3 थे यहाँ पे 5, डिफरेंस निकालो जरा। तो आपके पास यदि हम बात करें तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन हम माइनस करेंगे, 1 कार्बन बच रहा है, और यदि हम बात करें 5 हाइड्रोजन में से हम 3 हाइड्रोजन को बेटा माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, ठीक है। मतलब बात वही हो गई ना, क्या बात हो गई आपके पास, तो आपने यहाँ पे बोला था कि हमारे पास जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, तो आपने बोला था कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो CH2 का होना चाहिए। तो आपको देखने मिल गया कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो डिफरेंस बेटा आपका CH2 का हो रहा है, एक कार्बन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपके 2 हाइड्रोजन, ये हो गया CH2 का। और इसी का मास यदि हम देखें तो मास कितना हो जाता है 14 मास यूनिट हो जाता है, 14U हो जाता है, क्लियर। ऐसे आप एल्केन फैमिली में को देख लो, इसमें एक कार्बन इसमें 2, यदि 2 में से मैं एक कार्बन को हटाता हूँ 1 कार्बन आएगा, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन को माइनस करता हूँ 2 हाइड्रोजन आएगा, इसका भी मास कितना होगा 14U होगा, क्लियर। आप किसी भी 2 को कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया होमोलोगस सीरीज। तो बेटा इस चैप्टर से आपके जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपके पास वर्सटाइल नेचर वाला बेटा, और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है आपका होमोलोगस सीरीज वाला। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़कर आपको सब जाना है बट ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बेटा। मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लग रही हो, आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल ये चैनल भी आप तक पहुंचे और ये वीडियो भी और एडिटर भी उन लोगों तक पहुंचे, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। मेहनत करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, और रिजल्ट जो है ना एकदम दमदार रिजल्ट लेकर रहिए, ठीक है। ओके।